नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे जीएस घुरिये साहब के संबंध में लेक्चर नंबर 2 के बारे में। तो जीएस घुरिये पर हमने पहले के लेक्चर में हमने उनके जीवन परिचय को समझा था, उनकी किताबों के बारे में जाना था। डिटेल में नहीं देखा था किताबों को, लेकिन किताबों की लिस्ट पढ़ी थी। उनके जाति को लेकर, प्रजाति को लेकर उनके क्या विचार थे, ठीक है, भारत में जो परिवर्तन हुआ है उस विषय में उनके क्या विचार थे, इन सब बातों को हमने जाना था जीएस घुरिये के संदर्भ में। आज हम पढ़ेंगे जीएस घुरिये की महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। क्षेत्र में आज हम इन विषयों पर इन्होंने जो किताबें लिखी हैं उसको डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। जाति को लेकर तो आपको मालूम है, जाति के 6 लक्षणों की चर्चा करी है जीएस घुरिये ने, कल हमने पढ़ लिया था। तो जाति है ऐतिहासिक, अब इसका ऐतिहासिक विश्लेषण क्या है, राजनीतिक विश्लेषण क्या है, कौन सा स्टेटमेंट दिया किताबों में, ये जानना है हमें। ग्राम नगरी निरंतरता की अवधारणा दी है किसने, आपके जीएस घुरिये साहब ने। तो कौन सी किताब में दी है और इस किताब में इन्होंने किस प्रकार का विचार प्रकट किया है ग्रामीण और नगरीयता के संबंध के विषय में। इन्होंने जनजातियों और तनाव के विषय में क्या लिखा है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा है, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। बेरिन एल्विन का विरोध भी किया है और आत्म सात्वीकरण की नीति का समर्थन भी किया है। लेकिन और क्या विचार प्रकट किया जनजातियों के संदर्भ में, जो किताब लिखी 1963 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ओधा महादेव कोली, उस विषय में इन्होंने क्या विचार प्रकट किए हैं। तो किताबों को डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप इनके दृष्टिकोण को गहराई से समझ पाएंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं, देखते हैं। एक बड़ी फेमस किताब लिखी जाति और वर्ग के संदर्भ में, 2 बड़ी फेमस किताबें हैं, ठीक है। एक किताब है कास्ट एंड रेसेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, 1900 कब आई थी, 32 में आई थी। अब हम किताब की डिटेल में जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, किताब किसकी है, जीएस घुरिये साहब की है। कब आई, 1932 में पब्लिश हुई थी। ये इनके पीएचडी का शोध विषय है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है जीएस घुरिये का जो पीएचडी का थीसिस था उसका विषय क्या था। जैसे 1893 में किताब आई थी, ठीक है, आपके डिवीजन इन लेबर इन सोसाइटी, तो श्रम विभाजन जो आया था, क्वेश्चन आता है, वो दुर्खिम की रिसर्च का विषय था, दुर्खिम की पीएचडी का शोध पत्र का विषय था। उसी प्रकार जीएस घुरिये साहब की जो रिसर्च है उसका विषय क्या है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। इसी विषय पर उन्होंने पीएचडी करी और इसी विषय पर उन्होंने किताब भी लिखी अपनी। ये इनकी पहली किताब मानी जाती है। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने हार्वर्ड रीजले जो इनके गुरु हैं, हार्वर्ड रीजले का, माफ कीजिए गुरु नहीं है, रिवर्स इनके गुरु हैं, हार्वर्ड रीजले का जो प्रजाति मिश्रण का सिद्धांत है उसका खंडन किया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रजाति मिश्रण के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, कुछ बातों में अस्वीकार किया है, कुछ बातों में स्वीकार भी किया है कि हाँ ये सही बात है कि भारत में जो कई सारी प्रजातियां थीं इनके मिश्रण से भी जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। लेकिन जातियों की उपजातियां डेवलप हुई हैं, जाति व्यवस्था पैदा नहीं हुई, जातियों की उपजातियां पैदा हुई हैं प्रजातियों के मिश्रण से। ये इनका मानना था, किसका, जीएस घुरिये साहब का। जबकि रीजले साहब ने क्या कहा था कि प्रजातियों के मिश्रण से जाति व्यवस्था उत्पन्न हुई है। तो यह इस किताब में इन्होंने इस विचार का खंडन किया, पूर्ण तरीके से खंडन नहीं किया, लेकिन खंडन करते हुए कहा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति केवल प्रजातियों के मिश्रण से नहीं हुई है। हाँ, जातियों की उपजातियां प्रजातियों के मिश्रण से पैदा हुई हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, वो इंडो आर्यन संस्कृति की देन है। और इसे ब्राह्मणवादी संतान कहा है, जिसको गंगा यमुना के मैदान में जिसका पोषण किया गया, पालन पोषण किया गया। तो आपने कई बार ये सिद्धांत, ये स्टेटमेंट पढ़ा भी होगा कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणवादी संतान है, गंगा यमुना में इसका पोषण हुआ है और यहीं से ये पूरे भारत में फैली है। तो ये जो स्टेटमेंट है और जो खंडन है, ये कौन सी किताब में है, कास्ट इन रेसेस इन इंडिया में किताब में इन्होंने किया था। तो ये किताब तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन किताब के मैटर में क्या क्या है ये पढ़ना भी जरूरी है वर्तमान संदर्भ में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी किताब है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये किताब भी 1900, ये किताब आती है 1961 में। इसमें इन्होंने जाति के बारे में, वर्ग के बारे में और जाति से संबंधित व्यवसाय के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में विचार प्रकट किए। इसमें इन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, डेमोक्रेसी आएगी तो जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं का भी मानना था और हमारे जो उस समय की सरकारें थी, या उस समय जो हमारा स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली जो स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हुआ हमारा, उसके सरकारों का, उस समय के बुद्धिजीवियों को यही मानना था कि जैसे जैसे आधुनिक शिक्षा डेवलप होगी, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, लिटरेसी बढ़ेगी,
डेमोक्रेसी का विस्तार होगा, वैसे वैसे जाति व्यवस्था का पतन हो जाएगा। लेकिन जीएस घुरिये साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि जाति व्यवस्था ने तो कहीं ना कहीं समाज को गुटबंदी का शिकार बना दिया है। राजनीति ने जातियों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, राजनीति ने जाति का राजनीतिकरण कर दिया है, ठीक है, यानी जाति को सत्ता प्राप्ति का माध्यम बना लिया है। तो ये कहना कि शिक्षा व्यवस्था से, डेमोक्रेसी से जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, ये अपने आप में गलत है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है जीएस घुरिये साहब का। कौन सी किताब में दिया? कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन में ये स्टेटमेंट दिया। इन्होंने वर्ग को लेकर भी अपना विचार प्रकट किया कि भारत में वर्ग स्वतंत्र नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं जाति की सीमाओं से नियंत्रित हैं। ऐसे स्टेटमेंट पेपर को बिगाड़ देते हैं। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये पढ़ने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने जाति व्यवस्था के विचार तो पढ़े हैं, जाति उत्पत्ति के सिद्धांतों में जीएस घुरिये साहब का विचार पढ़ा है, जाति की 6 विशेषताएं पढ़ी हैं जीएस घुरिये साहब की। लेकिन जैसे ही बात होती है किसकी? वर्ग की, तो यहाँ पे वर्ग वाले स्टेटमेंट किताबों में नहीं मिलते हैं। इसीलिए आपको हर राइटर की किताबों को डिटेल में पढ़ना होगा। क्लियर? तो पहली किताब हमने देख ली, दूसरी किताब भी हमने देख ली। और वर्ग के बारे में क्या विचार है इनका कि जो भारत में वर्ग व्यवस्था है, खासकर भारत में, वो स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है, जाति का पतन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भारत में भले ही उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग कन्वर्ट होते जा रहे हैं आर्थिक आधार पर, लेकिन आज भी व्यक्ति अपने वर्ग का सदस्य होने के बावजूद भी अपनी जाति से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति निम्न वर्ग में था, तरक्की करी, आगे बढ़ा, उच्च वर्ग में शामिल हो गया, आईएएस अधिकारी बन गया, आईपीएस अधिकारी बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, भले वो अपर क्लास में चला गया, उच्च वर्ग में शामिल हो गया, अपनी वर्गीय व्यवस्था को उसने बदल लिया, लेकिन अभी भी अपनी जाति के सम्मेलनों में जाता है, अभी भी अपने बच्चों का विवाह अपनी जाति में करता है, अभी भी वो इंटरकास्ट मैरिज से कतराता है। इसका मतलब हमारे यहाँ वर्ग व्यवस्था अभी भी स्वतंत्र नहीं है, अभी भी हमारी वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट किसका है? जीएस घुरिये साहब का स्टेटमेंट है। तो हमने देखा कि 2 बड़ी महत्वपूर्ण किताबों से इनके जाति और वर्ग के संबंधित विचारों को और स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में हमने जाति की 6 विशेषताएं क्या हैं, जाति का पतन कैसे होगा, जाति की रीढ़ क्या है, बैकबोन क्या है, ये सारे विचार पढ़े थे कल की क्लास में। लेकिन किताबों से जब हम पढ़ते हैं तो और डिटेल मालूम पड़ती है, जीएस घुरिये साहब का दृष्टिकोण मालूम पड़ता है, इसलिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आते हैं, एक और महत्वपूर्ण किताब है, ठीक है। किताब का नाम है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कब आई? 1963 में आई थी। इसी किताब में जीएस घुरिये साहब ने जो पिछड़ा वर्ग है, जो जनजातियां हैं, इन्हें पिछड़ा हिंदू कहा। किसको? जनजातियों को। किताब का नाम ही इसी है, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कब आई? 1963 में आई। और इसी किताब में इन्होंने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा। कई बार आपने डिटेल पढ़ा होगा कि भाई किस विचारक ने, किस समाजशास्त्री ने जनजातियों को, आदिवासियों को, वनवासियों को पिछड़ा हिंदू कहा है। तो किसने कहा है? ठीक है, जीएस घुरिये साहब ने कहा है। क्लियर? जनजातियों को आदिवासी किसने कहा था? यह क्वेश्चन भी बनता है। आदिवासी कहा था ठक्कर बापा ने, जिन्हें जनजातियों का, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। लेकिन जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? पिछड़ा हिंदू कहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम की किताब में जीएस घुरिये ने 1963 में ये किताब आई थी। इसमें इन्होंने ये कहा कि हमारी जो जनजातियां हैं ये क्या है? बैकवर्ड हिंदू हैं, और इन्हें हमें मुख्य धारा में लाना होगा। यानी ये कोई अलग समूह नहीं है, ये वो लोग हैं जो विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई अलग समुदाय है, अलग वर्ग है, हमसे कटा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये हिंदू ही हैं, लेकिन मुख्य धारा में पीछे छूट गए हैं, इन्हें हमें आगे लाना होगा। और आगे लाने के लिए हमें क्या करना होगा? कल हमने पढ़ा था आत्मसात्मीकरण का सिद्धांत। हमें इन्हें हिंदू रीति रिवाजों से शामिल करना होगा, क्योंकि कई जनजातियों में आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। यानी ये हिंदू तो हैं, हिंदू देवी देवता की पूजा भी करते हैं, तो धर्म का सहारा लेना होगा, हमें इन्हें हिंदू में शामिल करना होगा। इसी को नाम दिया गया आत्मसात्मीकरण। क्लियर? तो द शेड्यूल्ड ट्राइब्स नाम की किताब में इन्होंने क्या कहा? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहा, और जनजातियों को, ठीक है, आपके प्रकार से आत्मसात्मीकरण की नीति का समर्थन किया, और धर्म के द्वारा, देवी देवताओं की पूजा पाठ के द्वारा, अनुष्ठानों के द्वारा इन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करने की बात करी। और बेरिन एल्विन के इस विचार का खंडन किया, क्योंकि बेरिन एल्विन ने कहा था नेशनल पार्क थ्योरी, यानी कहीं ना कहीं जनजातियों को कहीं ना कहीं मुख्य समाज से, मुख्य धारा से दूर रखा जाए, उन्हें डेवलपमेंट किया जाए, लेकिन उनकी संस्कृति,
उनकी भाषा, उनके कल्चर, उनके क्षेत्र की रक्षा की जाए। इसीलिए एक अलग समुदाय की तरह ट्रीट किया जाए जनजाति समुदायों को। ये बैरिन एल्विन का कहना था। लेकिन जीएस घुरिये साहब ने बैरिन एल्विन की इस बात का खंडन किया कि अलग समुदाय नहीं है जनजातियां, अलग लोग नहीं हैं, बस ये पिछड़े हिंदू हैं। तो ये विचार कौन सी किताब में आया? द शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आया। ठीक है। अगली किताब आती है द महादेव कोली। 1963 में ये किताब आती है, महादेव कोली। अब इस किताब की विशेषता क्या है? इस किताब के माध्यम से जो टैग लग गया था किसके ऊपर? जीएस घुरिये के ऊपर, कि वो इंडोलॉजी के समर्थक हैं, वो केवल पुस्तक की दृष्टिकोण के समर्थक हैं, वो फील्ड में जाके काम नहीं करते हैं। इस बात का खंडन किया किसने? जीएस घुरिये साहब ने। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन, फील्ड वर्क किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो कहां पर किया? महादेव कोली जनजाति में जाकर फील्ड वर्क किया। महाराष्ट्र में रहती है सह्याद्री की पहाड़ियों पर महादेव कोली जनजाति। इस जनजाति में के बीच में जाकर, इनके बीच में रुककर फील्ड वर्क किया, यानी इंडोलॉजी अप्रोच से अलग हटकर काम किया। वैसे तो इंडोलॉजी के जनक माने जाते हैं जीएस घुरिये साहब, और कल हमने पढ़ा भी था इंडोलॉजी होता क्या है। लेकिन पहली बार हम देखते हैं कि इस किताब में इन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन किया, फील्ड में जाकर काम किया। और यहां पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यहां पर यह सिद्ध किया कि जनजातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं? हिंदू समाजी संरचना का हिस्सा बनती जा रही हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा करती हैं, महादेव को पूजती हैं, और कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा जनजातियां क्या होती जा रही हैं? हिंदू समाज से जुड़ती जा रही हैं। यानी द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने जहां उन्होंने ये कहा था कि हमें आत्मसात्मीकरण करना होगा, और यहां पर उन्होंने इस प्रक्रिया को होता हुआ दिखाया प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से। ठीक है। अगली किताब आती है, बड़ी फेमस किताब थी, एनाटॉमी ए अर्बन कम्युनिटी। 1963 में किताब आई। इस किताब में इन्होंने एक शब्द दिया, रर्बन। रर्बन मतलब रूरल और अर्बन से मिलकर बना है रर्बन। इसमें इन्होंने 2 जगहों का अध्ययन किया था। अब यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जीएस घुरिये साहब की पहचान है इंडोलॉजी अप्रोच, केवल वैदिक ग्रंथ, उपनिषद, शास्त्रों का अध्ययन के आधार पर समाज को समझने की बात करते हैं। रामायण और महाभारत के अध्ययन के आधार पर समाज को समझने की बात करते हैं। तो उन्होंने इस टैग से मुक्त होने की कोशिश करी और उन्होंने फील्ड में जाके काम करना शुरू किया। तो एक फील्ड में जाके काम कहाँ पे किया? आपके महादेव कोली जनजाति के बीच में काम किया। इसके अलावा 2 जगह पर और काम किया। महाराष्ट्र के लोनीकांड गांव का अध्ययन किया था और पुणे की हवेली तालुका का अध्ययन किया। यहाँ पे पुणे के हवेली तालुका के 100 से अधिक गाँव का अध्ययन किया और महाराष्ट्र के लोनीकांड गांव का अध्ययन किया 1957 में। इस आधार पर उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत करी। कौन सी अवधारणा? द रर्बन कम्युनिटी। कौन सी किताब लिखी? एनाटॉमी ऑफ ए रर्बन कम्युनिटी। 1963 में किताब आई थी। अध्ययन कब किया था? 1957 में किया था। ठीक है। इस किताब में क्या हुआ? इस किताब के माध्यम से इन्होंने ये बताया कि जो शहरीकरण है, जिसको लेकर हमारे दिमाग में बिठाया गया कि शहरीकरण क्यों हुआ है, औद्योगिकरण से शहरीकरण डेवलप हुआ है। बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, लोगों का पलायन हुआ ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरीकरण हुआ। इस बात का खंडन किया। जीएस घुरिये साहब कहते हैं शहरीकरण केवल बड़े उद्योगों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण समाज की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेवलप हुआ है। यानी गांव की जो अपनी स्थानीय आवश्यकताएं थी, क्योंकि भारत की बहुत बड़ी आबादी गांव में रहती है, आज भी 70% आबादी गांव में रहती है। तो गांव डिमांड कहां से आती है? गांव से आती है। तो गांव की डिमांड को पूरा करने के लिए उद्योग स्थापित हुए और उद्योगों के चलते शहरीकरण डेवलप हुआ है। तो उद्योगों ने शहरीकरण डेवलप नहीं किया, बल्कि गांव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरों का विकास हुआ है, शहरीकरण हुआ है। ये ठीक अलग उलट विचार है। हमेशा हर समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री यही कहता आया है कि औद्योगिकरण से शहरीकरण हुआ है, लेकिन जीएस घुरिये साहब कहते हैं कि नहीं, गांव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शहरों को डेवलप किया गया है। तो ये विचार किसमें दिया इन्होंने? द रर्बन कम्युनिटी नाम की अवधारणा में दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने ये विचार दिया कि रर्बन क्या होता है। रर्बन मतलब जहाँ गांव और शहर दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसे ग्राम नगरीता कहते हैं। जहाँ गांव और शहर की जीवन शैली, मूल्य संरचनाएं आपस में क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। यही कारण है, देखिए गांव में भी जातिवाद है और शहरों में भी जातिवाद है। बात अलग है, शहरों में जातिवाद थोड़ा कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जातिवाद खत्म हो गया है। आज भी बहुत से लोग, शहरों के लोग अपने गांव से संपर्क में हैं। ठीक है, गांव की जीवन शैली को बनाए रखते हैं, भले वो फ्लैट में रहते हैं, लेकिन त्यौहार मनाते हैं, आज भी परंपरागत अवसर मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, अपनी स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका काम मतलब ये नहीं कि गाँव और नगर अलग अलग हैं।
अभी भी अपनी जीवन शैली, खान पान से लेकर अपने मूल्यों संरचनाओं में आपस में मिले हुए हैं। इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि गांव और शहर दो अलग अलग ध्रुव नहीं हैं, बल्कि निरंतरता, कंटिन्यूटी में रहते हैं। अब यही स्टेटमेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि गांव और नगर अलग अलग ध्रुव नहीं है, बल्कि ये निरंतरता में है। ये स्टेटमेंट किसका है? अब बताइए। इसलिए कहते हैं किताबों को डिटेल में पढ़ लीजिए। तो अगर आपने ये किताब अच्छे से पढ़ी है, ठीक है, आपके एनाटॉमी ऑफ द अर्बन कम्युनिटी, और आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो जीएस घुरिये साहब के शहरीकरण को लेकर, गांवों और नगरों की निरंतरता को लेकर जो कठिन से कठिन प्रश्न आएंगे वो गलत नहीं होंगे। इसलिए केवल किताब में जितना लिखा है उतना पढ़ के चले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। डिटेल में जाना शुरू कीजिए, तब जाके पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बड़ी फेमस किताब आती है। अगली किताब थी इंडियन कॉस्ट्यूम। 1951 में ये किताब आई थी। तो इंडियन कॉस्ट्यूम, अब ये किताब कई बार आपने पढ़ा होगा, जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन देखे होंगे यूजीसी नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। लेकिन ये इंडियन कॉस्ट्यूम किस विषय पे लिखी गई है? ये तो मालूम है वेशभूषा पे लिखी गई है, लेकिन इस वेशभूषा के संदर्भ में जीएस घुरिये साहब के विचार क्या हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो पहली बात तो 1951 में किताब आई। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि कपड़े जो होते हैं, कॉस्ट्यूम, केवल शरीर ढकने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि स्टेटस, लिंग और धर्म के प्रतीक भी होते हैं। अब 3 बातों पर फोकस किया। इंडियन कॉस्ट्यूम, इंडियन कॉस्ट्यूम के विषय में क्या विचार प्रकट किए? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? समझ में आ रहा है किताबें डिटेल में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि छोटे छोटे स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। हम चीज़ों को केवल सतही स्तर पर पढ़ के चले जाते हैं और काफ़ी गहराई से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है डिटेल में जाके पढ़ना। 1951 में ये किताब आई और इस किताब में इन्होंने बड़ा फेमस स्टेटमेंट दिया कि कपड़े जो होते हैं, वस्त्र जो होते हैं, वो केवल शरीर ढकने का साधन नहीं होते हैं, शरीर ढकने का माध्यम नहीं होते हैं, बल्कि वो 3 चीज़ों से जुड़े होते हैं। वो आपके स्टेटस को बताते हैं, वो आपके जेंडर की पहचान बताते हैं, और वो आपके धर्म के प्रतीक से जुड़े होते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवा, अगर कोई सन्यासी है तो हम उसको सन्यासी कैसे मानते हैं? अगर उसने भगवा पहना हुआ है, शंकराचार्य भगवा पहनते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सन्यासी हैं, यानी ये क्या है? सन्यासी हैं। यानी कपड़ों से पहचान होती है हमारी, हमारा स्टेटस तय होता है, और कहीं ना कहीं, ठीक है, वो धर्म के प्रतीक की तरह देखे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि किसी घर में डेथ होती है तो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, या उत्सव होता है तो लोग रंग बिरंगे लाल, हरे, पीले कपड़े पहनते हैं। तो पीले कपड़े संस्कार के होते हैं, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पहने जाते हैं। लेकिन सन्यासी पीले कपड़े नहीं पहनते, सन्यासी भगवा पहनते हैं। यानी कहीं ना कहीं कपड़े हमारे धर्म से जुड़े होते हैं, कपड़े हमारे स्टेटस से जुड़े होते हैं, और कपड़े हमारे जेंडर से जुड़े होते हैं। क्लियर? तो इसी बात पे फोकस होता है। तो कपड़े केवल ढकने का साधन नहीं है, ये विचार प्रकट किया किसने? जीएस घुरिये साहब ने। इन्होंने दूसरी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किया सिले हुए वस्त्रों को लेकर। इनका कहना यह था कि भारत में जब तक ब्रिटिश शासन और मुगल शासन नहीं आया था, पश्चिमी शासन नहीं आया, जब तक भारत में पहले बिना सिले कपड़े पहने जाते थे, जैसे धोती है, साड़ी है, दुपट्टा है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब कपड़े सिले हुए कपड़े शुरू हुए, कुर्ता पजामा, ये कहीं ना कहीं पश्चिम की देन है, जो कहीं ना कहीं आपके मुस्लिम शासन की देन है। इस्लामिक शासन में भारत में ये शुरुआत हुई है कुर्ता पहनने की, पजामा पहनने की, पैंट शर्ट पहनने की। यानी सिले हुए कपड़े भारत की कभी पहचान थे ही नहीं। भारत में सिले हुए कपड़ों को सही नहीं माना जाता, बिना सिले हुए कपड़ों को ही पारंपरिक और पवित्र माना जाता था। ये विचार किसने दिया? ये विचार भी दिया है जीएस घुरिये साहब ने। तो एक बड़ी फेमस किताब लिखी, किताब का नाम क्या है? द इंडियन कॉस्ट्यूम। क्लियर? 1951 में ये किताब आई थी। अब वैसे पढ़ने को तो आप देखते हैं किताबों में लिखा होता है इंडियन कॉस्ट्यूम 1951 में, लेकिन इंडियन कॉस्ट्यूम में लिखा क्या है? अब मान लो कल को यही क्वेश्चन आ जाए कि कपड़े केवल शरीर ढकने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये स्टेटस यानी परिस्थिति, लिंग और धर्म का प्रतीक है, ये कथन किसका है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा जीएस घुरिये। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन की बड़ी फेमस किताब है गॉड एंड मैन। 1962 में ये किताब आई थी और अभी 2022 में पेपर हुआ था, 2022 का एबीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, गॉड एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गॉड एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? 1962 में किताब आई, जीएस घुरिये साहब है। इसमें इन्होंने देवताओं के विकास की बात करी है गॉड एंड मैन में। इनका कहना यह था कि समाज ने अपनी आवश्यकताओं और प्राकृतिक डर के चलते देवताओं का निर्माण किया है और देवताओं का रूपांतरण किया है। यानी समाज ने अपनी जरूरत के लिए और प्रकृति के डर से
देवताओं का निर्माण किया। जैसे वैदिक काल में क्या था, वैदिक काल में इंद्र और वरुण प्रमुख देवता होते थे। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि प्रकृति के देवता थे। लोगों को बारिश की आवश्यकता थी, लोग डरते थे बारिश क्यों हो रही है, बाढ़ क्यों आ रही है, ठीक है, बिजली क्यों कड़क रही है, तो लोगों ने इनके लिए आपके प्राकृतिक देवताओं की पूजा पाठ शुरू करी। पौराणिक काल में क्या हो गया, पौराणिक काल में हमारे त्रिमूर्ति उभर कर सामने आए, ब्रह्मा विष्णु महेश उभर कर सामने आते हैं। और आधुनिक काल में आप देखिए भगवान गणेश हैं, हनुमान हैं, दुर्गा पूजा है, ठीक है, भगवान कृष्ण की पूजा है, इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। यानी हमेशा समय के साथ साथ भगवान ईश्वरों का दर्जा चेंज होता रहा है। ये किसने कहा, जीएस घुरिये साहब ने कहा। कौन सी किताब में, गॉड्स एंड मैन में, 1962 में ये किताब आई थी। यानी समाज अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से और प्राकृतिक डर के हिसाब से ईश्वर का विकास करता है, ईश्वर का निर्माण करता है और ईश्वर का रूपांतरण करता है। ये स्टेटमेंट किसका है, जीएस घुरिये साहब का है। क्लियर यहां तक। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण किताब लिखी, रिलीजियस कॉन्शसनेस, 1965 में ये किताब आई थी। अब इस किताब से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बन सकता है। रिलीजियस कॉन्शसनेस किताब कब आई, 1965 में आई। और इस किताब में इन्होंने 3 सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया है। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है कि जीएस घुरिये साहब ने किस सभ्यता का अध्ययन नहीं किया है या तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया है, या रिलीजियस कॉन्शसनेस में किस सभ्यता का उल्लेख नहीं किया है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। 3 सभ्यताएं कौन सी हैं, एक है मेसोपोटामिया, एक है मिस्र और एक है भारत। इन तीनों ही सभ्यताओं की धार्मिक चेतना का तुलनात्मक अध्ययन किया 1965 की इस किताब में, रिलीजियस कॉन्शसनेस नाम की किताब में। पेपर बनाना सीखिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एक बार आपने पैटर्न समझ लिया कि क्वेश्चन बनाने वाला किस लेवल तक जा सकता है। अब बताइए, कभी आप जीएस घुरिये को पढ़ने के दौरान इतनी डिटेल में जाते हैं, नहीं जाते हैं। आप हमेशा जाति को लेकर उनके विचार क्या हैं ये पढ़ लेते हैं, एक आध स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, किताबों की लिस्ट याद कर लेते हैं और आपको लगता है कि इससे काम हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। आपको किताबें भी याद होनी चाहिए, उस किताबों के अंदर की पृष्ठभूमि क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। कितना बेसिक क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो, रिलीजियस कॉन्शसनेस पुस्तक के लेखक कौन है, जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने रिलीजियस कॉन्शसनेस किताब में कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया, 3 सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। ये तीनों सभ्यताएं कौन सी हैं, एक है मिस्र, एक है मेसोपोटामिया और एक है भारत। क्लियर हुआ यहां तक। अगली किताब आती है इंडियन साधु, 1964 में आई थी। 1953 में ये केवल एक निबंध के तौर पर आई थी, एक आर्टिकल के तौर पर लिखा था इन्होंने रिसर्च पेपर के रूप में, और 1964 में इसको पब्लिश किया था। अगर किताब का वर्ष पूछा जाए तो 1964 ही लिखिएगा, 1953 नहीं। किताब के रूप में इंडियन साधु 1964 में ही पब्लिश हुई थी। इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने साधु की भूमिका के बारे में, साधु के महत्व के बारे में और साधु के दायित्व के बारे में स्पष्ट किया है। तो आपके पहली बात तो क्वेश्चन बनता है, इंडियन साधु पुस्तक के लेखक कौन है, जीएस घुरिये साहब हैं। इन्होंने ये कहा कि जो साधु हैं वो हमेशा त्याग की प्रतिमूर्ति रहे हैं। ये परंपराओं और जातिगत सभी परंपराओं से हटके हैं, इन पर कोई परंपरा लागू नहीं होती समाज की, इन पर कोई जातिगत बंधन लागू नहीं होते हैं। दूसरा, ये हमेशा से क्या रहे हैं, डिफेंडर रहे हैं, रक्षक रहे हैं। भारत पर जब जब विदेशी आक्रमण हुए हैं तब तक संस्कृति की, धर्म की और देश की अखंडता की रक्षा में साधुओं का रोल रहा है, साधुओं की भूमिका रही है। और तीसरा, साधु जो हैं, याद रखिएगा, इसमें उन्होंने इन साधुओं का संगठनात्मक अध्ययन भी किया। अब यहीं से क्वेश्चन बिगड़ता है कि भाई जीएस घुरिये साहब ने कौन कौन से धार्मिक संगठनों का अध्ययन किया या संप्रदायों का अध्ययन किया, ये क्वेश्चन बनता है। तो पहला, नाथ संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शासक संप्रदाय, अखाड़ों और कुंभ मेलों का दस्तावेजीकरण किया। तो कई सारे संप्रदायों का अध्ययन किया है। दशनामी संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, बैरागी संप्रदाय है, इन सभी संप्रदायों का अध्ययन किया है जीएस घुरिये साहब ने। तो यहाँ से भी हमारा प्रश्न बन सकता है। अब पेपर और टफ होता है। अभी परसों पेपर हुआ एमपीपीएससी का, और एमपीपीएससी के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया कि जीएस घुरिये साहब ने किस संप्रदाय के सन्यासियों को कनफटा जोगी कहा है। तो ये शब्द का इस्तेमाल पूछा गया है पीएससी में। अभी 2 दिन पहले पेपर हुआ है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, मैंने अपलोड भी किया है यूट्यूब पर। पूरा क्वेश्चन इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि अब तो आंसर की, कल रात को आंसर की आई चुकी है, इसलिए।
तो कान फटा जोगी किसके लिए इस्तेमाल किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी परसों के संडे को जो एग्जाम हुआ उसमें, एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में। तो कनफटा जोगी शब्द इस्तेमाल किया है जीएस घुरिये साहब ने, किसके लिए, नाथ संप्रदाय के लिए। क्यों, क्योंकि जो गोरखपंथी हैं, गोरखनाथ हैं, वो दीक्षा के दौरान कानों के बीच में क्या करते हैं, छिदवाकर भारी कुंडल पहनते हैं। उन कुंडलों को दशनी या मुद्रा कहा जाता है इस तरीके से, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कनफटी जोगी कहा जाता है। क्लियर। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया परसों के एग्जाम में कि कनफटी जोगी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया है, ये इस्तेमाल किया है नाथ संप्रदाय के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, अगली किताब आती है सोशल टेंशन इन इंडिया। 1968 में ये किताब आई थी, सोशल टेंशन इन इंडिया। अब वैसे तो आप किताबों की लिस्ट पढ़ लेते हैं बस, लेकिन उसके अंदर का मैटर नहीं पढ़ते हैं। क्लियर। क्योंकि ज़्यादातर जो अधिकतर किताबें होती हैं वो किसी भी विचारक के केवल मूल बातों पर फोकस करती हैं, मूल सिद्धांतों पर उल्लेख करती हैं बस, और किताबों की लिस्ट जारी कर देती हैं। जैसे आर्यन पब्लिकेशन पढ़ लेते हैं या यूथ कंपटीशन किताब पढ़ ली आपने, तो केवल मेजर टॉपिक को छूती हैं, ज़्यादा डिटेल में जाती नहीं है, लेकिन आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो सोशल टेंशन इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, ये किताब लिखी है आपके जीएस घुरिये साहब ने। कब लिखी, 1968 में। इन्होंने कहा कि भारत में जो टेंशन है, दो धर्मों के बीच में जो झगड़ा है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में झगड़ा है, इसे आप समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कारण यह है कि जो भारत में विभाजन है वो पृथक्करण के चलते और विशिष्टावाद के चलते पैदा हुआ है। लंबे समय तक, सदियों तक, ठीक है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक कहीं ना कहीं पृथकतावाद बना रहा और विशिष्टावाद बना रहा कि हम विशिष्ट हैं, सामने वाला कमजोर है। ठीक है, अहम की भावना रही है दोनों संप्रदायों में, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। तो ये पृथकतावाद और विशिष्टावाद लंबे समय तक बना रहा है। इसी के चलते क्या हुआ है, समाज बटा हुआ है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में। इनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है जीएस घुरिये साहब का कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग संस्कृतियों के समूह हैं, जिस कारण इनका एकीकरण होने की संभावना ना के बराबर है। अब देखिए कितना फेमस स्टेटमेंट दे दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, यही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। आपके एग्जाम में टॉपिक में लिखा होता है जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, हर एग्जाम में टॉपिक होता है सांप्रदायिकता। अब बताइए, सांप्रदायिकता वाले टॉपिक में जीएस घुरिये साहब का ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग सांस्कृतिक समूह हैं और इनके बीच में एकीकरण होने की संभावना ना के बराबर है। ये कथन किसका है, ये कथन है जीएस घुरिये साहब का। ये स्टेटमेंट कौन सी किताब में दिया है, ये स्टेटमेंट सोशल टेंशन इन इंडिया नाम की किताब में दिया है। पेपर यहाँ तक पूछा जा सकता है किताबों के बारे में। तो भले ही आप पश्चिमी थिंकरों की किताबों को डिटेल में मत जाइए, लेकिन भारतीय थिंकर हम जो भी पढ़ेंगे, हम हर किताब के डिटेल में जाएंगे, हर थिंकर की किताब को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पाएंगे। अब आता है टेंशन की बात होती है, तो उसी किताब में द सोशल टेंशन इन इंडिया में इन्होंने 3 प्रकार के टेंशन बताए हैं कि भारत में 3 प्रकार के तनाव हैं। पहला है भाषावाद, दूसरा है क्षेत्रवाद और तीसरा है सांप्रदायिकता। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जीएस घुरिये के द सोशल टेंशन इन इंडिया नाम की किताब में किस प्रकार के तनाव का उल्लेख नहीं है। तो 3 प्रकार के तनाव बताए इन्होंने, भाषावाद, क्षेत्रवाद और सांप्रदायिकता। याद हो गया, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं बस। अब भाषावाद की जब बात आती है तो इन्होंने आलोचना करी थी भारत सरकार की। 1956 में क्या हुआ था, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था फैजल अली कमेटी की सिफारिश पर। पढ़ा होगा ना आपने, फैजल अली आयोग बनाया गया था 1953 में। 1955 में रिपोर्ट आई, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया और राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था। 1956 में जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, इसकी आलोचना करी है किसने, जीएस घुरिये साहब ने। और उन्होंने ये कहा कि भाषाई अंध राष्ट्रवाद कहा है इसको। किसको, भाषा के आधार पर जो राष्ट्रों की स्थापना कर रहे हैं आप, राज्यों की स्थापना हो रही है, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, भाषाई अंध राष्ट्रवाद कहा है। उन्होंने कहा ये भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना देश की अखंडता को तोड़ देगा, देश की अखंडता को तोड़ सकता है भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना करना। ये किसने कहा था, ठीक है, जीएस घुरिये साहब ने। अब बताइए, जीएस घुरिये साहब के इस प्रकार के स्टेटमेंट किताबों में पढ़ने को मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। बस केवल किताब का नाम पढ़ने को मिलता है, सोशल टेंशन इन इंडिया। लेकिन सोशल टेंशन इन इंडिया में कितने प्रकार के टेंशन की बात करी है? 3 प्रकार के टेंशन की बात करी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण टेंशन किसको माना है? भाषावाद को। और भाषावाद में भी उन्होंने ये कहा
1956 में जो भाषा के आधार पर राज्यों की स्थापना हुई उसका खंडन किया और इसे अंध राष्ट्रवाद कहा है। भाषाई अंध राष्ट्रवाद कहा जो देश की अखंडता को तोड़ सकता है। ये चेतावनी दी है किसने? जीएस घुरिये साहब ने। क्लियर हुआ? चले, अब ये आ गई किताबों की पूरी लिस्ट। क्लियर हुआ यहां तक? तो इतनी सारी किताबें पढ़नी है। तो यानी आपने कास्ट एंड रेस इन इंडिया पढ़ी, इंडियन कॉस्ट्यूम, इंडियन साधु, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, गॉड एंड मैन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, द महादेव कोली, एनाटॉमी ऑफ अर्बन, रिलीजियस कंसनेंसेस, सोशल टेंशन इन इंडिया। नॉर्मल कंडीशन में आप केवल किताबों की लिस्ट याद पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने हर किताब के अंदर का मैटर पढ़ा है, हर किताब के अंदर के जो स्टेटमेंट आए हैं वो पढ़ा है। इससे क्वेश्चन डिटेल में चला जाता है। कितना भी कठिन क्वेश्चन बने, जीएस घुरिये साहब से पेपर बाहर नहीं निकलेगा आपका। अगर आपने जीएस घुरिये साहब की सारी थ्योरी पढ़ी है, प्रजाति को लेकर उनकी क्या मान्यता है, जाति को लेकर, जनजाति को लेकर, ठीक है, जाति व्यवस्था को लेकर उनकी जो सोच है, अगर आपने उसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, आत्मीकरण क्या होता है, बेरेन एल्विन को लेकर उनका विवाद क्यों था, ठीक है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहने का मकसद क्या है, अगर आपने ये सब पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, तो किताबों के केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। उसके अंदर का बैटर जो होता है, मुख्य विषय, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। वैसे तो एक अंक हम कल ही खत्म कर चुके थे जीएस घुरिये साहब के टॉपिक को, लेकिन इस टॉपिक को, किताबों को पढ़ने का उद्देश्य क्या था? ताकि पेपर कितना भी कठिन आए, किताबों को डिटेल से क्वेश्चन अगर आ जाएं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आ जाएं, तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो बैच हमारा शुरू हो चुका है। यूनिट नंबर 1 और 3 चल रही है। यूनिट नंबर 3 हमारी खत्म होने की कगार पर है। यूनिट नंबर 1 में हम थिंकर पढ़ते हैं और धीरे धीरे थिंकर पढ़ रहे हैं। दुर्खिम हमारा हो चुका है, मैक्स वेबर हो चुका है, कार्ल मार्क्स हो चुका है, पार्सन हमारा पूरा हो चुका है, अगस्त काम्टे पूरा हो चुका है। आज हम शुरू करेंगे हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा आपको बैच की जानकारी तो है, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो अगला लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अभी अगला लेक्चर होगा 10 बजे, हार्वर्ड स्पेंसर को पढ़ेंगे हम। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।